गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं केजा और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एंजाइम। आज भी अपने यही टॉपिक है, एंजाइम ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम जो होता है एक्चुअल में सिलेबस क्या है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आरबीएससी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में रीड आउट किया जाता है। एनसीईआरटी में तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाता है, और आरबीएससी में ये 12th क्लास का टॉपिक है जिसमें प्लांट फिजियो में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंजाइम एक्चुअल में होते क्या। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये प्रोटीन पार्ट होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एज ए कैटालिस्ट। मतलब उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या तो बढ़ाने का काम करेंगे या फिर रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रमोटर और इनहिबिटर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा, बायो कैटालिस्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एंजाइम होता है उनका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनका ओरिजिन कैसे होता है, फिजियोलॉजी ऑफ एंजाइम। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि ये कोई सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डीएनए है। ठीक है, और ये डीएनए क्या सेंट्रल डोग्मा में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब डीएनए सबसे पहले रेप्लिकेट करेगा और फिर बाद में ये एमआरएनए बना लेता है। क्या बना लेता है, एमआरएनए, और एमआरएनए आगे जाके क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन ही फिर बाद में क्या करता है, एंजाइम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यही चीज है, एंजाइम माने प्रोटीनस पार्ट होते हैं जो बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं, तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म, एंजाइम की मैकेनिज्म, मतलब ये किस तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है, अब किसी भी एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एंजाइम किस नेचर का है, क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम अलग यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म मोस्टली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है, और दूसरा होता है सबस्ट्रेट, मतलब जो एंजाइम के साथ में बाइंड होके उस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो मोस्टली ये दो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है, मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको इसमें दो स्टेप पढ़नी पड़ेगी। कितनी स्टेप पढ़नी पड़ेगी, दो स्टेप पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक तो होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स और एक होता है बेटा लॉगिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या होते हैं, आगे रीड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है कि कभी भी एंजाइम सिंगल फॉर्म में उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करता है। एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ता है और सबस्ट्रेट के साथ में जुड़कर ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और लास्ट में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे देखो कि अपने पास में एक स्पेशल एंजाइम है। क्या है, एक स्पेशल एंजाइम है, और स्पेशल एंजाइम से जुड़ने के लिए स्पेशल सबस्ट्रेट होना चाहिए, और स्पेशल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़कर क्या बना लेता है, एएस कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है, एएस कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाता है। ठीक है, एंजाइम वापस उसी मोड में रिसीव किया जा सकता है, फ्री हो जाता है, वापस से अलग रिएक्शन में या नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ के क्या बना रहा है, एएस कॉम्प्लेक्स। यही है फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एएस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है कि स्पेशल एक एंजाइम होगा, उस स्पेशल एंजाइम से बाइंड होने के लिए एक स्पेशल क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट होगा, और ये दोनों आपस में बाइंड होके क्या बना लेते हैं, एएस कॉम्प्लेक्स। जैसे कि देखो ये अपने पास में एक स्पेशल एंजाइम है, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है बेटा, सबस्ट्रेट। ओके, एंजाइम के लिए स्पेशल सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, अपने यहाँ पे एएस कॉम्प्लेक्स। ओके, कंबाइंड स्टेज है, लेकिन ध्यान रखना ये रिएक्शन यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो सकती है, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट हो सकती है, मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये एएस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होता है बेटा कि ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्या बना देते हैं बेटा, ये अपने एंजाइम वापस फ्री हो गया।
और एंजाइम फ्री होने के बाद में एंजाइम के साथ में बनता है बेटा स्पेशल प्रोडक्ट। ये बेटा इसकी प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स। मतलब एक स्पेशल एंजाइम किसके साथ में जुड़ेगा, स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा। अब इसके लिए क्या होता है बेटा, एंजाइम की स्ट्रक्चर समझनी जरूरी है, ठीक है। एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ में आपको सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर भी समझ में आना जरूरी है। तो हर एक एंजाइम की सरफेस पर एक ऐसी साइट होती है जहां पे उससे रिलेटेड सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ठीक है। और उस साइट को हम बोलते हैं बेटा एक्टिव साइट। क्या कहेंगे बेटा, एक्टिव साइट। आया समझ में? मतलब एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर स्पेशल सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ में बाइंड होता है और क्या बना लेता है, एएस कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट हर एक एंजाइम के लिए डिफरेंट तरीके की होती है। कुछ एंजाइम जो होते हैं फास्ट रिएक्टेंट होते हैं, कुछ स्लो रिएक्टेंट होते हैं। कुछ एंजाइम के सरफेस पर जो एक्टिव साइट होती है कम होती है, किसी के ऊपर ज्यादा होती है। तो जो एंजाइम ज्यादा एक्टिव साइट कंटेन करते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी काफी फास्ट होती है, क्विक रिस्पांस करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में। तो बेटा अपने मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, फॉर्मेशन ऑफ एएस कॉम्प्लेक्स। इट मींस स्पेशल एंजाइम बाइंड्स विद स्पेशल सबस्ट्रेट टू फॉर्म एएस कॉम्प्लेक्स। कंबाइंड स्टेज है जिसमें एंजाइम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है। अब यहां पे देखो ये कंबाइंड स्टेज है, इसमें दो स्टेज देखनी है बेटा। ये तो क्या है बेटा अपने पास में सबस्ट्रेट, क्या है सबस्ट्रेट। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है बेटा, एंजाइम। ओके, तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे, एएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एएस कॉम्प्लेक्स अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड हुआ और एएस कॉम्प्लेक्स बन गया। इसे भी आगे एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। मोस्टली दो थ्योरी अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी ये पूछी जाती है काफी टाइम, अपने बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड मेडिकल में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो थ्योरी दी थी, एक तो लोकेंट की थ्योरी दी थी और एक थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। अब इन थ्योरी को आराम से समझ सकते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लोकेंट की थ्योरी दी थी बेटा एमिल फिशर ने। किसने प्रपोज की थी, एमिल फिशर। अब इन्होंने क्या कहा था कि भाई अपने पास में जैसे कि लॉक होता है, किसी भी घर को लॉक करते हैं तो एक स्पेशल लॉक होता है और उस स्पेशल लॉक को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए एक स्पेशल की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉक हर किसी की से उसे खोला जा सकता है। तो बिल्कुल सेम अप्लाई किया था इसकी एंजाइम सबस्ट्रेट एएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस पर। मतलब स्पेशल क्या होता है कि एक एंजाइम होगा और उस एंजाइम के लिए एक स्पेशल सबस्ट्रेट होता है, तभी दोनों आपस में मिलेंगे और एएस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में जुड़ के एएस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इसका मतलब यही है, स्पेशल एंजाइम बाइंड्स विद स्पेशल सबस्ट्रेट टू फॉर्म एएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पेशलिटी होती है, ये इसका नेचर भी है एंजाइम का। स्पेशलिटी का मतलब ये होता है कि स्पेशल एंजाइम बाइंड्स विद स्पेशल सबस्ट्रेट टू फॉर्म एएस कॉम्प्लेक्स। तो ये सबसे पहली थ्योरी है बेटा लोकेंट की थ्योरी। किसने दी थी बेटा, एमिल फिशर ने दी थी। इन्होंने ये कहा था कि स्पेशल एंजाइम के लिए स्पेशल सबस्ट्रेट होता है जो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, एएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है बेटा लोकेंट की थ्योरी। इसमें ये क्या है बेटा, स्पेशल एंजाइम है। स्पेशल एंजाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक एंजाइम का नेचर डिफरेंट होता है और उनकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन डिफरेंट होगी। आया समझ में? जैसे कि कोई हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं, ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम होते हैं, तो उनकी रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा स्पेशल एंजाइम, ये स्पेशल एंजाइम क्या करेगा बेटा, यहाँ पे स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा। किसके साथ में जुड़ेगा बेटा, स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ। एमिल फिशर के अनुसार क्या है कि भाई ये अपने पास में एंजाइम है, ये एंजाइम एक स्पेशल लॉक को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, एक स्पेशल लॉक को शो कर रहा है। और स्पेशल सबस्ट्रेट है, ये किसको मेंशन करेगा बेटा, स्पेशल की को मेंशन करेगा। तो ये की स्पेशल लॉक के साथ में फिट होगी और फिट होने के बाद में क्या करती है बेटा, ये बना लेती है एएस कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेती है, एएस कॉम्प्लेक्स।
अब ES कॉम्प्लेक्स जो होता है आगे की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कंप्लीट करेगा, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई और ये तो एंजाइम कंप्लीटली फ्री हो जाता है और ये जो सबस्ट्रेट होता है ये सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। आया समझ में? तो लोकेन की थ्योरी का जो मेन सेंस है वो यही है कि स्पेशल एंजाइम जो होता है स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करता है, हर किसी सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि हर लोग के लिए एक स्पेशल की होती है वैसे ही एंजाइम जो होता है वो स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्टिव होगा, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तब जाके एस कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। ये है बेटा लोकेन की थ्योरी प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। समझ में आया बेटा? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड है बेटा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है बेटा? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, ये दी थी बेटा कोस्टलाइन में, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? कोस्टलाइन में। अब यहां पे देखो मैंने अभी बताया था हर एक एंजाइम की सरफेस पर एक्टिव साइट होती है और वो एक्टिव साइट क्या करती है बेटा? सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। किसको जोड़ने के लिए? सबस्ट्रेट को उस साइड से बाइंड होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो अब इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोस्टलाइन ने ये कहा था कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, ये एक्टिव साइट जो होता है ये मूवेबल होगा। क्या होगा? मूवेबल होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ये एक्टिव साइट किसके अकॉर्डिंग? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। जैसा सबस्ट्रेट उसके कांटेक्ट में आया उसी अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिव साइट को चेंज करेगा और उससे जुड़ के क्या बना लेता है? ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो बस इसने यही कहा था। जैसे कि ये अपने पास में एंजाइम है, क्या है? एंजाइम। ठीक है, और इस एंजाइम की ये क्या है बेटा? इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट को देखो यहाँ पे कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये यहाँ पे क्या है बेटा? अपने सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब इस सबस्ट्रेट को देखो अच्छे से, इसकी स्ट्रक्चर क्या इसमें सेट हो सकती है क्या? फिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन क्या हुआ बेटा? एंजाइम जैसे ही सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है ये अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लिया, किसके अकॉर्डिंग? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, और ये क्या बना लेता है बेटा? अपने ES कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है? ES कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो होती है वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। फिक्स नहीं होती, रिजिड नहीं होती, वेरिएबल होती है। इसमें एमिल फिशर ने तो ये कहा था कि दोनों का फिक्स होता है। आया समझ में? कि अपने यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है वो एंजाइम की फिक्स होती है और उसके अकॉर्डिंग ही स्पेशल सबस्ट्रेट जुड़ेगा। लेकिन कोस्टलाइन ने कहा था कि इसकी एक्टिव साइट वेरिएबल होती है जो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि एंजाइम जो होता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। भाई कोस्टलाइन के अकॉर्डिंग तो अपना सेंस ये निकलता है कि एंजाइम किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन अगर अपन देखते हैं कॉमन सेंस में तो कभी एंजाइम उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। वो रिएक्शन जो होती है एंजाइम स्पेशल होती है, स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल एंजाइम होता है। मतलब कोस्टलाइन की थ्योरी जो होती है अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है बेटा इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का फर्स्ट पार्ट जिसे अपन ने पढ़ा था बेटा फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स माने एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स। ओके, इसकी भी दो थ्योरी दी थी। एक तो दी थी बेटा एमिल फिशर ने, कौन सी? लोकेन की थ्योरी, और दूसरी दी थी बेटा कोस्टलाइन ने जो थी बेटा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। दोनों में डिफरेंस पता हो गया होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एमिल फिशर ने ये कहा था कि इसकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, नॉन वेरिएबल होती है, इसीलिए उसके साथ में बाइंड होने वाला सबस्ट्रेट फिक्स होगा। आया समझ में? लेकिन कोस्टलाइन ने ये कहा था कि किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट कभी रिजिड नहीं होती है, वेरिएबल होती है, और वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। आया समझ में?
तब जाके वो क्या बनाता है, एस कॉम्प्लेक्स। ये है बेटा अपने फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स। सेकंड टॉपिक कौन सा है बेटा, लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक फिक्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आया समझ में? ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए एक रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जब तक वो एनर्जी उसे नहीं मिलती है तब तक वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि हर एक एनर्जी को मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दी जाती है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो एंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी देंगे और तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा कि एंजाइम इन रिएक्शन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे मान लो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए 25 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायर्ड है। किसकी रिक्वायर्ड है? 25 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी केमिकल रिएक्शन में। कब? जब कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर उस कंडीशन में अपन कोई एंजाइम मिला देते हैं तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो काफी कम हो जाती है। जैसे कि इस जगह पे 15 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को? सोचो थोड़ा सा, ठीक है, बताओ रे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितने अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी अमाउंट को अपन किस में मेंशन करते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी में। किसमें? एक्टिवेशन एनर्जी में। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है बेटा? एंजाइम अगर है तो कम रिक्वायर्ड होगी और अगर एंजाइम नहीं है तो उस कंडीशन में ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा ये दो कंडीशन अपन मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन देखते हैं कि एक तो रिएक्टेंट जो है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कब? जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, विदाउट एंजाइम। डिफरेंस पता चला? और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए केवल इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है, कि इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर एंजाइम नहीं है तो। इसका मतलब ये है कि एंजाइम अगर किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो रिएक्टेंट एनर्जी है, आया समझ में, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है और आराम से क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये आज का टॉपिक है बेटा। आपने मोस्टली वापस एक बार मैं बता रहा हूं कि एंजाइम के मैकेनिज्म को मोस्टली दो पार्ट में पढ़ा जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स और लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एस कॉम्प्लेक्स माने एंजाइम जो होता है वो किसके साथ में जुड़ेगा? सबस्ट्रेट के साथ में, और क्या बना लेता है? एस कॉम्प्लेक्स। कंबाइंड स्टेज है, स्पेशल एंजाइम बाइंड्स विद स्पेशल सबस्ट्रेट टू फॉर्म एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। तो दो थे, एक तो था बेटा एमिल फिशर और एक से था बेटा कोसलेट। एमिल फिशर ने क्या कहा था कि स्पेशल एंजाइम रिएक्टिव होने के लिए स्पेशल सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि स्पेशल ताले के लिए स्पेशल चाबी, ठीक है।
दूसरा था इंड्यूस्ड फिफ्थ थ्योरी, कोसलैंड ने कहा था। इसने क्या कहा था कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो वेरिएबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और किसके अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके अलावा अपन पढ़ते हैं बेटा लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल रिएक्शन टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करते हैं ताकि वो रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो सके। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।